Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about homeostasis, mechanism of homeostasis and feedback mechanism for class biology second year. First we discuss about their learning objectives. We want to understand the term homeostasis and their mechanism of homeostasis and feedback mechanism. Homeostasis. The word homeostasis can be defined as the maintaining the internal environment of an organism from harmful fluctuation of external environment. इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो बाहर जो भी टेम्परेचर है या जो भी बाहर कंडीशन है हम इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो बाहर जो कंडीशन है उसके जितनी भी फ्लक्चुएशन हो रही है उस पे हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो प्रोटेक्ट रहनी चाहिए और कांस्टेंट रहनी चाहिए. ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है. हमारे पास अगर हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो जारी बात है कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो यूज़ होगा एज अ स्टिमुलस विच इज़ डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स. अब हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं. हमारी स्किन रिसेप्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है, आई रिसेप्टर है, ईयर भी एज अ रिसेप्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है. तो हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर मौजूद हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे. एक्सटर्नल फैक्टर में जो भी स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करके वो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे और मैसेज सेंड करेंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो मैसेज सेंड करेंगे टू द फैक्टर. अब हमारे पास फैक्टर में मसल्स और ग्लैंड्स मौजूद हैं. अगर तो मसल्स को उन्होंने मूवमेंट करेंगे, मसल्स को उसके मुताबिक इंटरप्रेट करके मैसेज को इंटरप्रेट करके मसल्स की मूवमेंट करेंगे और ग्लैंड्स को में से सेक्रीशन केमिकल हार्मोन्स केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे. तो ये था कि कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस कैसे होता है कि स्टिमुलस जो है एक्सटर्नल फैक्टर से कोई भी स्टिमुलस आता है टेम्परेचर के तौर पे वाटर बैलेंस आ सकता है टेम्परेचर के, उसको वो डिटेक्ट करेंगे हमारे रिसेप्टर्स और उसके मुताबिक नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इंटरप्रेट करेगी और उसके मुताबिक फैक्टर को ऑर्डर करेगी कि वो जो है अपने जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है या इंटरनल एनवायरनमेंटल कंडीशन है उसको मेंटेन करे. अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है कि आपके पास जो आपका होम्योस्टेसिस है ये आपके पास होम्योस्टेसिस कांस्टेंट कंडीशन में होता है. जो नॉर्मल आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो इधर शो करी जा रही है कि ये आपके पास नॉर्मल कंडीशन है. अगर इम्बैलेंस होती है और वो ऐसी इम्बैलेंस होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसी इम्बैलेंस लेकर आता है कि जिसकी वजह से या तो आपके बॉडी में डिक्रीज भी हो सकता है या इंक्रीज भी हो सकते हैं. ये मिसाल के तौर पे टेम्परेचर आपका डिक्रीज भी हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है. उसको फ़ौरन डिटेक्ट करेंगे हमारे रिसेप्टर सेल्स. जब रिसेप्टर सेल्स उसको डिटेक्ट करेंगे देन सेंड टू द मैसेज टू ओवर कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है और वो जो ब्रेन है वो उसके मुताबिक जो है इंटरप्रेट करके फैक्टर्स को ऑर्डर करेगा और वो जो ऑर्डर करेगा फैक्टर उसके मुताबिक जो है वो दोबारा जो है वो हमारे जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है उसको नॉर्मल करेंगे. अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है जो सारा हो रहा है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है. उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. अब हम फीडबैक मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म विच आर कंट्रोल्ड बाय देयर ओन प्रोडक्ट. जो ये बात आपने याद रखनी है कि ये सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है कि और ये कंट्रोल होता है बाय देयर ओन प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट बन रही है वही अपने रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा. दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म. And there are two types of feedback mechanism, negative feedback mechanism and
positive feedback mechanism. Now to define the negative feedback mechanism, we can define as in negative feedback mechanism, increasing the product concentration then decrease the rate of reaction. या इसको हम दूसरी तरह किसे डिफाइन कर सकते हैं, in this reaction more concentration of product act as inhibitor of enzymes. बेसिकली इसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट बना है वही आपका क्या कर रहा है, वो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको डिक्रीज करेगा, उसको वो वर्क करेगा एज अ इनहिबिशन के तौर पर. अब हम इसकी जो एग्जांपल जो हम इधर डिस्कस करेंगे, नेगेटिव पहली एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, वो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. अब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अंदर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है. अब जो हमारा सेट पॉइंट है, जो हमारा होम्योस्टेसिस का जो सेट पॉइंट होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस है. अगर हमारी बॉडी का हम कंसीडर करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर गया है, तो फौरन हमारे रिसेप्टर सेल्स इसको डिटेक्ट करेंगे और दे सेंड टू द मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर. इधर ब्रेन हमारा जो है वो कंट्रोल सेंटर है और ब्रेन का कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस जो होगा, अब क्या होगा, इफेक्टर्स जो हैं उसके मुताबिक एक्ट करेंगे. जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो कंट्रोल सेंटर ने ये रिसेप्टर मैसेज ले गया कंट्रोल सेंटर तक और उसके मुताबिक क्या हुआ कि हमारे हाइपोथैलेमस ने उसको डिटेक्ट किया और उसने फौरन इफेक्टर हमारे मसल्स हैं, उस मसल्स को उसने ऑर्डर किया और हमारे जो मसल्स हैं वो शिवरिंग करना शुरू कर देंगे, कांपना शुरू कर देंगे, हमें ठंड लगना शुरू हो जाएगी. अब बात आती है कि इसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे, ये दोबारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैसे गेन करेंगे. इंटरनल जो हमारी कंडीशन है उसको हमने मेंटेन करना है. तो इसके लिए क्या होगा, हमारे इंटीरियर लोब से जो है हार्मोन रिलीज होगा, उसमें वो हार्मोन का नाम है थोरेक्सिन. थोरेक्सिन हमारी बॉडी में जो थोरेक्सिन हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा और वो जब रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म. जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी दे प्रोड्यूस हीट. मतलब हीट से हम पे क्या मुराद है कि दे प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी इतनी ज़्यादा बनेगी, एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. जब हीट प्रोड्यूस होगी क्या होगा, क्या दोबारा हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा. इसी तरह और फिर हम क्या, और इस तरह हमारी जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा. तो हमने ये देखा कि अगर मैं ये कहूँ कि विंटर है, विंटर में हमें सर्दी क्यों लगती है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है. तो उसको हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो जो डिटेक्ट करते हैं, स्किन हमारे रिसेप्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है. जब वो डिटेक्ट करते हैं तो फ़ौरन हम ये जो है मैसेज किधर चला जाता है, कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है और इधर हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में जो ये प्रोसेस कंट्रोल करे वो कौन सा पार्ट है, वो हमारा हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट करेगा और हमारे इन्फ्लुएंस करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कि दे रिलीज द थोरेक्सिन हार्मोन. और वो जो है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जो इधर सेल्स मौजूद हैं उसको स्टिमुलेट करेगा कि थोरेक्सिन को रिलीज किया जाए. थोरेक्सिन रिलीज होगी तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा. मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. हीट प्रोडक्शन से मुराद ये कि एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो दोबारा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा. तो ये तो था कि विंटर में कैसे हमारी बॉडी में जो है टेम्परेचर कंट्रोल होता है. अब आगे हम देखते हैं समर में क्या होता है. समर में अगर गर्मियाँ आ गई, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमें सेट पॉइंट पता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है. टेम्परेचर हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज कर गया नॉर्मल से. तो आपको पता है स्किन हमारे पास रिसेप्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है. स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. वो क्या करेंगे, दे सिक्रीट्स द स्वीट बेसिकली क्या है, पसीना है. और पसीना जब आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा वो वेपोरेट होगा. जितना ज़्यादा वेपोरेट होगा उतनी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी. और वो जो कूलिंग इफेक्ट जब प्रोड्यूस होगा तो बेसिकली वो जो आपकी
बॉडी की जो हीट है वो लॉस्ट हो जाएगी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो लॉस्ट हो जाएगी किधर, सराउंडिंग के अंदर चली जाएगी। अब जब आपकी हीट जो है बॉडी हीट लॉस्ट हो रही है फ्रॉम कहाँ से, इनटू द सराउंडिंग के अंदर जा रही है, तो आपने ये बात याद रखना है कि ज़ाहिर बात है कि जब हीट लॉस्ट होगी है तो आपकी दोबारा क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो समर के अंदर आपकी बॉडी टेम्परेचर जब राइज करता है तो इस तरह क्या होता है कि आपकी स्वीटिंग होती है, स्वीटिंग से मुराद पसीना आता है, और पसीना जब एवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, और उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी से हीट लॉस होता है इनटू द सराउंडिंग, और आपकी बॉडी टेम्परेचर दोबारा ड्रॉप होकर नॉर्मल की तरफ आ जाती है, और ये दोबारा आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो इंटरनल आपका बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, 37 सेल्सियस डिग्री मेंटेन किया जाता है। तो ये तो था समर में कैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। अब हम देखते हैं एक और हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस कैसे हो रहा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। आपको पता है अगर आपकी बॉडी में वाटर क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो गया बिलो द नॉर्मल, अब क्या हो गया, वाटर कंटेंट को जारी बात है आपने क्या रखना है, नॉर्मल रखना है, तो उसके लिए क्या होगा कि ब्रेन फौरन उसको डिटेक्ट करेंगे, और ब्रेन जब डिटेक्ट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को वो ऑर्डर करेगा कि दे रिलीज मोर एंटीडायरेटिक हार्मोन। जब जितना वो एंटीडायरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा उतना ज़्यादा किडनी जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी, वाटर को अपने अंदर जज़ब करेगी, पानी को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करेगी, और उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन से मुराद ये है कि उसमें पानी की कम तादाद होगी और साल्ट्स वगैरह ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये क्योंकि वाटर को रिटेन करना था बॉडी के अंदर, इसलिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हुआ। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि आपका जो वाटर है वो जो है यूरिन में जो है वो पास हो जाना चाहिए था, यूरिन में जो है चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा एडीएच आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा जितना हमने नेगेटिव फीडबैक में बात की है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा ये इनहिबिशन का काम करेगा। तो वाटर को वैसे तो यूरिन में पास होना चाहिए था, लेकिन अब लेस वाटर मूव टुवर्ड्स द आपकी यूरिन कंसंट्रेशन में ड्यू टू मोर एडीएच क्या है, एंटीडायरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि किडनी ने मोर रीअब्जॉर्ब किया वाटर को और आपका कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर वाटर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो हो जाता है नॉर्मल से, तो ब्रेन उसको भी डिटेक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड लेस एडीएच को, आप देखें यहाँ पे लेस एडीएच जब रिलीज हुआ, लेस प्रोडक्ट बना है, मोर वाटर कैन बी जो है मूव करेगा किसके अंदर, यूरिन के अंदर, और जिसकी वजह से जो है ना लेस कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा आपके पास। तो इससे ये हमें ये बात पता चली कि जितना ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट होगा उतना ही वो इनहिबिशन का काम करेगा, और जितना कम आपके पास जो है प्रोडक्ट होगा वो उतना ही वो जो है इनहिबिशन का काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन बन रही है ताकि वाटर बैलेंस किया जाए, आपकी बॉडी में वाटर को कांस्टेंट रखा जाए, और इधर इसलिए वाटर को ज़्यादा रिमूव कर दिया गया ताकि दोबारा तो तब भी आपके कि ताकि आपकी बॉडी का जो है वो वाटर कंटेंट जो है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल रहे, इंटरनल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहे। तो ये तो किसके बारे में हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। अब हम इसके बाद अगला प्रोसेस जो डिस्कस करेंगे उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा प्रोडक्ट उतना ही वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल हम पहली जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी चाइल्ड बर्थ की। चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि जितना ज़्यादा बेबी स्ट्रेच करेगा सर्विक्स एरिया को उतना ही ज़्यादा आपके पास वो जारी बात है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी सर्विक्स एरिया में उतना ही ज़्यादा
जो है नर्व इम्पल्स सेंड टू द ब्रेन, जारी बात आपके इस कंट्रोल सेंटर पे जाएगी और कंट्रोल सेंटर जो है उतने ही ज़्यादा जो है वो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को और उतने ही वो ग्लैंड्स को ऑर्डर करेगा, कौन से ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन। उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा यूट्रस की वाल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उतना ही इजी चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई उतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बना, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ही इजी जो है चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर इंक्रीज हुई है, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बना इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट विल गिव्स द क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ एक्शन, उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ होगा। मिसाल के तौर पे ये हमने पहले देखा कि ऑक्सीटोसिन जितनी ज़्यादा रिलीज हुई है उतनी ही इजी से जो है चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस इजी होगा, लेबर प्रोसेस इजी होगा। फिर इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, जितना जो बेबी है वो जितना ज़्यादा जो है सकिंग करेगा ब्रेस्ट को उतना ही ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो आपका हाइपोथैलेमस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो उतना ही ज़्यादा मिल्क इंजेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैं देखा जितना ज़्यादा सकिंग हुई उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुआ और उतना ही ज़्यादा आपके पास मिल्क की इंजेक्शन आई। तो ये भी हमारे पास क्या हम कह सकते हैं, इसमें भी यही बात है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्ट इट विल गिव्स यू इंक्रीज इन द रेट ऑफ एक्शन। तो जितना ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया उतना ही ज़्यादा आपके पास मिल्क की इंजेक्शन होगी। तो ये भी आपके पास कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आज हमने पढ़ा है होम्योस्टेसिस के बारे में, साथ साथ हमने डिस्कस किया कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा और मैकेनिज्म के अंदर हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा और इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो है ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।